हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स 6 सेमेस्टर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट 4 जो है लैटिस वाइब्रेशंस। इससे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस सेट 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले भी एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट किए गए हैं। तो यदि उसे नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 1। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थियरी सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। तो यहाँ आप कहा जा रहा है कि बैंड थियरी के बेसिस पर सॉलिड्स को हम कितने क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 क्लासेस। 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। वे क्लासेस कौन सा है? वे हैं इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन द केस ऑफ कंडक्टर्स इज। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो बैंड गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वह कंडक्टर्स के केस में कैसा होता है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 0। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो बैंड गैप होता है या फॉरबिडन गैप होता है, कंडक्टर्स के केस में 0 होता है। इंसुलेटर्स के केस में वेरी लार्ज होता है, बहुत ही हाई। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके केस में बहुत ही स्मॉल होता है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स के बीच का गैप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन यूज करके हम इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी h² अपान d2e अपान dk2, यानी h² अपान एनर्जी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू k। यहाँ पर k जो है कि वेव नंबर है, e जो है कि एनर्जी है, और h जो है कि रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी। यहाँ कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास होता है वो कैसा हो सकता है। इसके ऑप्शन से नेगेटिव, 0, पॉजिटिव या फिर ऑल दी एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल दी एबव। तो इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास जो है कि नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटेन एज। तब यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है वो कौन से एक्सप्रेशन से लिखा जा सकता है, एक्सप्रेशन क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी h² k² अपान 2m। यहाँ पर h बार जो है कि रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है, k जो है कि वेव नंबर है या वेव वेक्टर भी बोलते हैं, वेव वेक्टर, और m जो है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। फर्मी फंक्शन ऑफ ए स्टेट विथ एनर्जी E एंड एट टेम्परेचर T इज गिवन बाई। तो यहाँ पर फर्मी फंक्शन पूछा जा रहा है कि फर्मी फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल जो है कि E एनर्जी स्टेट्स में है और टेम्परेचर T पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए Fe = 1 अपान E के पावर E माइनस EF अपान KT + 1। यहाँ पर जो है कि EF जो है कि फर्मी एनर्जी है, K जो है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। द एक्सप्रेशन ऑफ द फर्मी एनर्जी इज गिवन बाई। तो यहाँ आपका जा रहा है कि फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन
क्या होगा, कौन सा एक्सप्रेशन जो होगा फर्मी एनर्जी का होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, EF इक्वल टू एच बार स्क्वायर अपॉन 2m ब्रैकेट में 3 पाई स्क्वायर n रेज टू पावर 2/3। यहाँ पर n जो है ये जो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कि यह एच बार स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m के जैसा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि के की जो वैल्यू होगी यह होगी 3 पाई स्क्वायर n के पावर 1/3। ये जो होगा के की वैल्यू हो जाएगी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। ब्लॉक फंक्शन इज ए। तो ब्लॉक फंक्शन क्या है, पीरियाडिक फंक्शन या नॉन पीरियाडिक है या बोथ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पीरियाडिक फंक्शन। तो ब्लॉक फंक्शन जो होता है कि एक पीरियाडिक फंक्शन होता है जिसमें हम पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड लेते हैं जिस और उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। इन क्रोनी पेनी मॉडल द विड्थ ऑफ द अलाउड एनर्जी बैंड विथ एनर्जी। तो यहाँ पर जा रहा है क्रोनी पेनी मॉडल में जो अलाउड एनर्जी बैंड का जो विड्थ है वह एनर्जी के साथ किस तरह से वेरी करता है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इंक्रीजेस। दैट मीन्स क्रोनी पेनी मॉडल में जो विड्थ होता है अलाउड एनर्जी बैंड का, वह एनर्जी इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करता है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है अलाउड बैंड की विड्थ भी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी काई इज। तो यहाँ आपका जा रहा है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके लिए जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी की वैल्यू होती है वो कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पॉजिटिव एंड स्मॉल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो सब्सिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, 10⁻⁻, सम आर्डर का होता है, 2, 3 या 4 का भी हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव रहती हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। डायामैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इज वेरी। अब यहाँ आपका जा रहा है कि डायामैग्नेटिक सब्सिबिलिटी जो है कि बहुत ही क्या होती है, स्मॉल होती है, लार्ज होती है, अभी बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्मॉल एंड नेगेटिव, वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव। तो डायामैग्नेटिक जो सब्सिबिलिटी होती है वह जो है कि बहुत ही स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है। और पैरामैग्नेटिक का क्या होता है, स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इज रिलेटेड विथ टेम्परेचर एज। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से रिलेटेड होती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वह टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। ऑन हीटिंग ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एबव क्यूरी टेम्परेचर। तो यहाँ आपका जा रहा है कि कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसको हम हीट करते हैं और हीट करते जाएंगे तो क्यूरी टेम्परेचर के एबव जब हम पहुँचते हैं तो कैसा हो जाता है, क्या बिहेव करता है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वह क्यूरी टेम्परेचर के एबव जो है कि पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक रीजन से जब हम उसको कूल करते हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक रीजन में चले जाते हैं बिलो क्यूरी टेम्परेचर, ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। विच आर द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर्स हैव होल्स एज माइनॉरिटी कैरियर। तब यहाँ कहा जा रहा है कि जो नीचे दिए गए सेमीकंडक्टर्स हैं इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है जिसमें होल्स जो है कि माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एन टाइप सेमीकंडक्टर।
वैसे सबको ये याद रहता है कि होल्स की बात की जा रही है तो वो पी टाइप का होगा, लेकिन होल्स जो है कि यदि माइनॉरिटी कैरियर की बात की जा रही है तो वो एन टाइप का होगा, यदि मेजॉरिटी कैरियर की बात हो रही होगी तब वो पी टाइप का होगा। तो यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर की बात है तो इसलिए यह एन टाइप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, आइंस्टीन्स टेम्परेचर थीटा ई इज गिवन बाई। तो यहाँ पर जो सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उसमें जो आइंस्टीन ने थियरी दिया था तो वहाँ पर एक आइंस्टीन टेम्परेचर आता है, तो उस टेम्परेचर का क्या एक्सप्रेशन होता है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी h बार ओमेगा अपान के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, द एक्सप्रेशन सी बी इजकल टू 3R रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सी बी जो कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है सॉलिड्स का, यह जो है कि 3R के बराबर होता है। R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, तो ये क्लासिकल वैल्यू कही जाती है कि ये क्लासिकल वैल्यू है स्पेसिफिक हीट की। तो यह जो है कि क्लासिकल वैल्यू जो है यह किसने बताया था या किस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये 3R के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ड्यूलंग्स एंड पेटिट्स लॉ। तो ड्यूलंग और पेटिट्स लॉ ने जो बताया था कि सी बी इजकल टू 3R होता है, ये क्लासिकल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी वेक्टर जे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का करेक्ट रिलेशन बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वेक्टर जे इजकल टू सिग्मा वेक्टर ई। यहाँ पर सिग्मा जो है कि यह जो है कि कंडक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, ऑप्टिकल phonons are generated when the atoms in a diatomic molecule। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल जो फोनांस होते हैं वो जनरेट होते हैं जब हम जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एटम है वे करते हैं, क्या करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वाइब्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन विदाउट शिफ्टिंग देयर सेंटर्स ऑफ मास। तो जब दो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, दोनों एटम्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं और इस तरह से वाइब्रेट करते हैं कि उनका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता, वो फिक्स रहता है, यानी सेंटर ऑफ मास के आइदर साइड में वो इक्वली जो है कि वाइब्रेट करते हैं, इक्वली डिस्प्लेस होते हैं। तो उस केस में ऑप्टिकल फोनांस जनरेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज द लीस्ट आयनिक इन कैरेक्टर। इसमें बताना है कि जो मटेरियल्स नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन सा मटेरियल जो है कि लिस्ट आयनिक कैरेक्टर का है, इसमें सबसे कम आयनिक कैरेक्टर होता है। इसमें दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन ए जो है कि राइट आंसर है जर्मेनियम। जर्मेनियम जो कि सिंगल एटम इसमें है और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और इसमें जर्मेनियम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और जर्मेनियम सारे जर्मेनियम एक ही जैसे हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एक ही है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर नहीं आता। इसके अलावा जो ऑप्शन बी है GaAs, इसमें स्मॉल एस रहेगा, यह जो है कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हैं, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर भी होता है। इसी तरह से ऑप्शन सी में भी आयनिक कैरेक्टर होता है और ऑप्शन डी में भी होता है। तो ऑप्शन ए ही एक ऐसा है जिसमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होता, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।